अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैदिर एकेडमी। पिछली दफ़ा हम लोग सिंध के बुक को कवर करा चुके हैं। उसके अलावा कुछ लेक्चर्स रहते भी हैं जो कि इंशाल्लाह कवर कराए जाएंगे। इस बार हम लोग जो है पंजाब बुक की क्लास 9th की बायोलॉजी का आगाज़ कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग फेडरल की बुक को भी कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट ईयर के अंदर फेडरल को और इंटर के अंदर भी फेडरल को डिस्कस किया जाएगा, लेकिन 9th के अंदर जो है और मैट्रिक के अंदर पंजाब की बुक को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। जो पहला चैप्टर यहाँ पर पंजाब की बुक में से आता है वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी। यानी कि हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि बायोलॉजी जो ब्रांच होती है, जो कि साइंस का एक हिस्सा है, ये किस हवाले से है, किसके बारे में है और इसका ताल्लुक कौन सी चीज़ों के साथ में होता है। सबसे पहले इन दो पैराग्राफ के अंदर जो है वो साइंस का इंट्रोडक्शन दिया गया है। जो साइंस है वो एक ऐसा नॉलेज है हमारे पास, वो एक ऐसा इल्म है हमारे पास जिसके अंदर हम मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। मतलब कि हम मुख्तलिफ चीज़ों को अपने जो सेंसेस हैं उनकी मदद से देखते हैं। सेंसेस से जब हमने उन्हें ऑब्जर्व कर लिया, फिर उसके रिलेटेड हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारी बात जो है वो सही साबित हो सकती है, गलत साबित हो सकती है। जब अगर हमारे पास सही साबित होगी, फिर हम उसके लॉजिकल कंक्लूशन करेंगे, यानी कि हम अपने जहन के हिसाब से उस बात की मज़ीद वजाहत करेंगे और इस तरह से हम नेचर को मज़ीद समझते हैं। तो साइंस जो है वो पहले के दौर में सिर्फ एक ही ब्रांच थी। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सब एक ही साइंस के अंदर आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे साइंस जो है वो इंफॉर्मेशन बढ़ती गई, उसकी ब्रांचेस भी बढ़ती गई। शुरू के अंदर साइंस की कोई ब्रांच वगैरह मौजूद नहीं थी। जितनी भी इंफॉर्मेशन थी साइंटिफिक, वो सारी साइंस की कैटेगरी में आ रही थी। इसी तरह से आप लोग जब देखते हैं पुराने साइंटिस्ट के हवाले से आपको मालूम पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं जाबिर बिन हियान की, उसका बायोलॉजी में भी काम है, उसका केमिस्ट्री में भी काम है और मेडिसिन के अंदर भी उसका काम है। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से आ रही है क्योंकि वो साइंस को स्टडी करते थे और तमाम चीज़ें साइंस के अंदर आ जाती थी। इतनी इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं थी। जैसे जैसे साइंस की इंफॉर्मेशन बढ़ती गई, साइंटिफिक नॉलेज बढ़ती गई, तो मुख्तलिफ ब्रांचेज आ गई। बायोलॉजी एक अलग हो गई, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, मैथमेटिक्स अलग। अब यहाँ पर एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट अब्दुल सलाम का जो है यहाँ पर एक कोटेशन दिया गया है, वो ये है कि साइंटिफिक नॉलेज जो है वो हेरिटेज है मैनकाइंड का। यानी इंसानों के अंदर ये चीज़ जो है वो विरासत है, ये इसके अंदर इंसानों में चलती रहती है ये चीज़। जैसे कि आप लोग 8th तक जो किताबें पढ़ते हैं उनके अंदर भी यही चीज़ होती है कि साइंस की एक बुक आपको दी जाती है, उसी के अंदर केमिस्ट्री का पोर्शन भी होता है, बायोलॉजी भी होती है, फिजिक्स भी होती है। क्योंकि 8वीं तक आपको लिमिटेड नॉलेज दी जाती है, तो इसलिए एक ही किताब के अंदर वो सारी चीज़ें कवर हो जाती है। लेकिन जब आप 9th में पहुंचते हो तो इस तरह से आपको 3 मुख्तलिफ किताबें दी जाती है, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की और फिजिक्स की, और इसके अलावा मैथमेटिक्स की। क्योंकि नॉलेज जैसे ही बढ़ेगी किताबें बढ़ेंगी, और उसके अलावा आगे चल कर के बायोलॉजी की भी किताबें अलग हो जाएंगी। माइक्रोबायोलॉजी अलग हो गई, हमारे पास बॉटनी अलग हो गई, जूलॉजी अलग हो गई, फिर उनके अंदर भी मजीद ब्रांचेस निकलती हैं। तो जिस तरह से नॉलेज बढ़ेगी, किताबें भी बढ़ेंगी, फील्ड्स भी बढ़ेंगी, ब्रांचेस भी बढ़ेंगी। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी की बात करें कि बायोलॉजी किसके हवाले से है, तो बायोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ लाइफ है। हम पढ़ते हैं कि ज़िंदगी किस तरह से वजूद में आई है, ज़िंदगी कौन सी चीज़ों की बनी हुई है, जानदार जो हैं उसके अंदर कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं, ये सारी चीज़ें बायोलॉजी में डिस्कस की जाती हैं। अगर हम बायोलॉजी के लफ्ज़ को ही डिस्कस करें, यहाँ पर दो लफ्ज़ हैं। एक है बायोस, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, और बायोस का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। और दूसरा वर्ड जो मौजूद है वो है लोगस। इस लोगस वर्ड का मतलब होता है थॉट, रीजनिंग या स्टडी। तो हम कहते हैं बायोलॉजी जो है ये एक ऐसी ब्रांच होती है के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से इंसान ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में सोचा है, किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बायोलॉजी के अंदर आती है। मज़े लिखा हुआ है कि अगर हम लोगों ने नेचर को समझना है तो ज़रूरी है कि हमारे पास जो जानदार मौजूद होते हैं उनके हम स्ट्रक्चर्स को भी देखें, उनके फंक्शंस को भी देखें। इस तरह से हम नेचर को मज़े समझ पाएंगे। नेचर में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, लिविंग चीज़ें भी होती हैं, नॉन लिविंग चीज़ें भी होती हैं। अगर हम लिविंग चीज़ों की बात करें जो नेचर में मौजूद है, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे लिविंग फैक्टर्स होते हैं जो नेचर का हिस्सा होते हैं। तो नेचर के अंदर जो लिविंग चीज़ें, उन सब की स्टडी इस बायोलॉजी के अंदर आ जाएगी। मज़े लिखा हुआ है जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को और ज़्यादा स्टडी करते हैं तो हमें ह्यूमन की जो प्रॉब्लम है, हेल्थ से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो सारी हमें आसानी से समझ आ जाती हैं कि उनका किस तरह से सॉल्यूशन निकाला जाए। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ रही है, इन्वायरमेंट ख़राब हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होने की वजह से, तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्लांट्स है जो कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं। फूड की अगर हम बात करें कि फूड का ज़्यादा सोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बनाया जा सकता है। हेल्थ के हवाले से काफ़ी सारी मेडिसिन जो है वो प्लांट से ड्राइव की गई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इंसानों की हैं उनका सॉल्यूशन उन दूसरे जानदारों से हासिल किया जा सकता है, और ये सारा हमें बायोलॉजी की मदद से मालूम पड़ता है।
फिर हमारे पास एक और टॉपिक आ जाता है, वो है हमारे पास डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले डिविजन्स को समझ लें कि अगर हम एक बायोलॉजी की बात करते हैं, वो बायोलॉजी एक ब्रांच जो है खुद कितनी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर मेनली हमारे पास 3 ब्रांचेस आ जाती हैं। एक होती है जूलॉजी, दूसरी ब्रांच जिसके अंदर बायोलॉजी को हमने डिवाइड किया हुआ वो होता है बॉटनी, और तीसरी ब्रांच जो हमारे पास बनती है वो होती है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। ये 3 किस तरह से हमारे पास ब्रांचेज आई, समझ रहे कि जानदारों की 3 बुनियादी किस्में हैं। एक है एनिमल्स। जब हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं और प्लांट्स वगैरह को स्टडी नहीं करते, सिर्फ एनिमल्स को स्टडी कर रहे हैं, तो एनिमल्स की जो स्टडी होगी वो कहलवाएगी जूलॉजी। यहाँ पर जो जुआ लफ्ज है ये जोन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एनिमल्स। तो एनिमल्स की स्टडी वो हमारे पास जूलॉजी कहलवाएगी, जो कि बायोलॉजी की एक डिवीजन है। इसी तरह से बॉटनी, ये जो ब्यूटेन लफ्ज है, ये ब्यूटेन का मतलब होता है प्लांट्स, BUTAN, ब्यूटेन मतलब प्लांट्स। बोटनी मतलब कि एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जो कि प्लांट की स्टडी के साथ में ताल्लुक रखती है। तो प्लांट्स को जब हमने स्टडी करना था तो बॉटनी थी, और एनिमल्स को स्टडी करना है तो जूलॉजी। काफ़ी टाइम तक, यानी कि समझ लें कि जब तक माइक्रोस्कोप इन्वेंट नहीं हुआ था तब तक लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, छोटे जानदारों के बारे में मालूम नहीं था। फिर बाद में चल करके हमारे पास एक और ब्रांच आती है माइक्रोस्कोप के बाद में, जो कि माइक्रोबायोलॉजी कहलवाती है, जिसके अंदर हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, अलगी हो गई। तो जो भी एक सेल वाले जानदार है, छोटे से जानदार है, उन्हें माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। फिर इन 3 ब्रांचेस में से मजीद दूसरी ब्रांचेस हमारे पास निकल आती है, इन डिविजन्स में से मजीद डिविजन्स निकल आती है, और वो जब हम एनिमल्स को स्टडी करेंगे वहाँ पर भी यूज़ हो सकती है। बॉटनी के अंदर जब हम प्लांट्स को स्टडी करेंगे वहाँ पर भी वो ब्रांचेस निकल आ सकती है। तो ये फिर मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं जिनको अब हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक हमारे पास ब्रांच मौजूद है, वो है मार्फोलॉजी। मार्फो का मतलब होता है शक्लें, और लॉजी का मतलब वही हो गया, स्टडी हो गया, थॉट हो गया, रीजनिंग हो गया। जब हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरह की शक्ल वाला है, तो वो ब्रांच मार्फोलॉजी की होगी जब हम जानदारों की शक्ल को पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मिसाल के तौर पर अगर हमारे सामने एक फ्लावर लाया जाए, वो फ्लावर मिसाल के तौर पर रोज़ प्लांट का है, और इसी तरह से हमारे पास सनफ्लावर का फ्लावर आ जाए, आप उनकी शक्लों को देखकर डिफरेंस बयान कर सकते हो। ये मार्फोलॉजी की वजह से। एक खजूर का दरख्त है और एक नीम का दरख्त है, दोनों में डिफरेंस आप मार्फोलॉजी के हिसाब से बयान कर सकते हो। इसी तरह से अमेबा की शक्ल होती है जो कि कोई फिक्स्ड नहीं होती, और दूसरी हमारे पास बैक्टीरिया की शक्लें हो जाती हैं। तो ये सारी शक्लें सूरत जो है मार्फोलॉजी से पता चलती है। मार्फोलॉजी से जानदारों में फ़र्क पता चलता है, जानदारों में लिंक जो है वो भी मार्फोलॉजी से पता चलता है। मिसाल के तौर पर अगर आप बिल्ली को देखते हैं, शेर को देखते हैं, आपको सिमिलरिटीज़ नज़र आती है। ये सारी मार्फोलॉजी है जो कि जानदारों की अगर आगे हमने ग्रुपिंग करनी होती तब भी हमारे लिए ज़रूरी होती है, और जानदारों की एवोल्यूशन को डिस्कस करने में भी मार्फोलॉजी ज़रूरी होती है। फिर एक और हमारे पास ब्रांच आ गई जिसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जा रहा है। दूसरा इसके साथ में बायोकेमिस्ट्री का लफ्ज़ भी दिखा जा रहा है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री ये हमारे मॉलिक्यूल्स के साथ में ताल्लुक़ रखती है। हमारा अगर एक सेल है, उस सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, जैसे कि वो मॉलिक्यूल्स प्रोटीन हो सकते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, वो लिपिड या न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड के अंदर DNA RNA आ जाएगा। जब हम इन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होगी। ये ब्रांच भी प्लांट्स के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, और एनिमल्स के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। तो ये सेल लेवल पे भी इसका स्टडी किया जा सकता है। फिर होगी एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह का बना हुआ है। मिसाल के तौर पर मार्फोलॉजी के अंदर हम लोग बाहर से उसकी शक्ल सूरत को देख सकते हैं, लेकिन एनाटॉमी के लिए हमें उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। एक ऑर्गेनिज्म को कट करना पड़ता है, फिर उसके अंदरूनी स्ट्रक्चर को देखा जाता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हमारे 2 लंग्स हैं, उनके बीच में हार्ट मौजूद है, ये हमें एनाटॉमी की मदद से पता चला। हम कहते हैं हमारा ब्रेन है वो कुछ हिस्सों के ज़रिए से प्रोटेक्टेड है। ये सारी चीज़ें एनाटॉमी बताती है। जब लोग आगे चलकर डॉक्टर बनते हैं तो वहाँ पर, जब सर्जन बनते हैं तो वहाँ पर एनाटॉमी उन्हें बहुत ज़्यादा काम आती है। फिर एक और ब्रांच हमारे पास आ जाती है जो कि हिस्टोलॉजी। हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यूज़। जब हम सेल को स्टडी करते हैं तो वो ब्रांच होती है साइटोलॉजी। जब एक सिंगल सेल को स्टडी किया जाता है, सेल किस तरह का बना हुआ है, कौन सी चीज़ें सेल्स के अंदर मौजूद है, साइटोलॉजी। और जब सेल्स के बाद टिश्यूज़ को पढ़ा जाता है तो वो ब्रांच हमारे पास हिस्टोलॉजी कहलाती है। एनिमल्स के भी टिश्यूज़ हो सकते हैं और प्लांट्स के भी टिश्यूज़ हो सकते हैं। अब ये वाली ब्रांच माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वो सिंगल सेल के बने होते हैं और उनमें टिश्यूज़ वगैरह नहीं होती। तो जिनमें टिश्यूज़ पाए जाते हैं
उसकी स्टडी जो है वो हिस्टोलॉजी कहलवाती है। सेल बायोलॉजी, जैसे कि हमने कहा कि हमारे अंदर सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर मजीद ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल जिनको हम कह रहे हैं, वो भी सारे सेल बायोलॉजी के अंदर डिस्कस किए जाएंगे कि कौन से ऑर्गेनेल्स हैं, कौन से हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं उन ऑर्गेनेल्स के। अब जब आप अपनी बुक को आगे डिस्कस करेंगे, वहाँ पर चैप्टर होगा सेल वाला, तो वो सेल वाला चैप्टर इस सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है। सेल वाले चैप्टर के आखिर के अंदर टिश्यूज़ को बयान किया जा रहा है, जो कि हिस्टोलॉजी का हो गया। और उसके अलावा क्लासिफिकेशन के चैप्टर्स होंगे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। टेक्सोनॉमी होगी, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की स्टडी होगी, जैसे कि हमारे हार्ट की स्टडी हो गई, उसके अलावा हमारे डाइजेशन की स्टडी होगी, वो फिजियोलॉजी के अंदर आ जाएगा। जब हम मुख्तलिफ ऑर्गन्स की बात करते हैं, हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम करते हैं, ये वाली ब्रांच हमारे पास फिजियोलॉजी होगी। जब हम ह्यूमन स्केलेटन को पढ़ेंगे, वो वाली ब्रांच हमारे पास एनाटॉमी होगी। तो फिजियोलॉजी के अंदर हम हमारे ऑर्गन्स के कामों को डिस्कस करते हैं कि ऑर्गन कैसे काम कर रहा है, ख़राब काम कर रहा है, क्या उसमें प्रॉब्लम हो चुकी है, वो सारी फिजियोलॉजी का डिस्कशन में आती है। मैट्रिक के अंदर आपका चैप्टर होगा इनहेरिटेंस, वो इनहेरिटेंस की स्टडी जेनेटिक्स के अंदर आ जाती है। जेनेटिक्स के अंदर हम जीन्स की स्टडी करते हैं। जीन क्या होता है? ये हमारे डीएनए का टुकड़ा होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। मिसाल के तौर पर हमारा हेयर कलर कौन सा आएगा, ये वाली इंफॉर्मेशन भी हमारे डीएनए के एक खास टुकड़े के पास होगी, उसे हम जीन कहते हैं। तो ये जो हमारा डीएनए है, ये हमारे क्रोमोसोम्स के ज़रिए से हमारी नस्लों में पहुंचता है। तो ये जो हमारा जीन है, ये जो हमारा डीएनए वो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ट्रांसफ़र होने को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। जब हमारे कैरेक्टर्स औलाद में ट्रांसफ़र होते हैं, तो हमारे वो कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारे वो जीन से औलाद में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। वो सारा जब हम देखते हैं कि कौन से कैरेक्टर्स पहुँचेंगे, ये सारी जो स्टडी होगी ये जेनेटिक्स कहलवाएंगी। यही बात लिखी हुई है, इनहेरिटेंस का मतलब है कैरेक्टर्स का, जीन्स का पहुँचना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। फिर एक और हमारे पास ब्रांच आ जाती है जिसे एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है, या इसे दूसरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहा जाता है। ये एम्ब्रियोलॉजी का जो चैप्टर है वो इंटर के अंदर मौजूद है। अब एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से एक जो ऑफस्प्रिंग है वो डेवलप होता है। सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर जो सेल डेवलप होता है उसे कहते हैं जाइगोट। अब ये जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन होगी, मतलब कि एक सेल अगर जाइगोट मौजूद है वो 2 सेल में तकसीम होगा, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, इस तरह से वो बढ़ता रहेगा। फिर इस तरह से टिश्यूज़ आगे बढ़ेंगे, वो जो स्ट्रक्चर होगा उसे हम एम्ब्रियो कहेंगे। जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है माँ के पेट के अंदर, वो एम्ब्रियो होता है। तो वो एम्ब्रियो किस तरह से डेवलप हो रहा है, किस तरह से वो एक नए ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो रहा है, तो एम्ब्रियो की स्टडी, एम्ब्रियो में जो चेंजेस आ रहे हैं वो सारी स्टडी एम्ब्रियोलॉजी कहलवाती है। एक अगर सीड होता है, उसके अंदर भी प्लांट का एक छोटा सा टुकड़ा मौजूद होता है जो डेवलप हो रहा होता है, उसे भी एम्ब्रियो कहते हैं, जिसमें से फिर पूरा रूट शूट सारी डेवलप होंगी। फिर एक और ऐसी ब्रांच जिसमें जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं। शुरू के अंदर सिर्फ 2 क्लासेस बनाए गए थे जानदारों की, सिर्फ 2 ग्रुप्स बनाए गए थे, एक था प्लांट्स का, दूसरा था एनिमल्स का। फिर आगे चल करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप बना, फिर आगे चल करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी 2 ग्रुप बन गया, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो ये जानदारों की जितनी भी ग्रुपिंग होती है, ये जिस ब्रांच के अंदर होती है उसे हम टेक्सोनोमी कहते हैं। टेक्सोनोमी में 2 चीज़ें होती हैं, एक है टेक्सिस। टेक्सिस का मतलब है ग्रुपिंग जानदारों की, एक तो ये होगी। दूसरी चीज़ जो होगी वो होगी नोमस। नोमस का मतलब होता है नेमिंग। तो यहाँ पर टेक्सॉन ग्रुप भी बनाए जाएंगे और नेमिंग भी की जाएगी। नेमिंग और ग्रुपिंग जानदारों की जब होगी, वो वाली ब्रांच हमारे पास टेक्सोनोमी होगी। ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। जो जानदार एक दूसरे के करीब होंगे उन्हें साथ रखा जाएगा, जिनमें फ़र्क होगा उन्हें अलग रखा जाएगा। एक और हमारे पास ब्रांच आ जाती है जिसे पेलेंटोलॉजी कहा जाता है। पेलेंटोलॉजी का मतलब होता है कि फॉसल्स की स्टडी। पेलेंटोज फॉसल्स को कहा जाता है। आज के दौर के अंदर हमें पत्थरों के अंदर जानदारों के कुछ निशान मिल जाते हैं, ऐसे जानदार जो आज से हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले रहा करते थे। तो वो जानदार जो आज से लाखों साल पहले रहा करते थे, उनका कोई भी बाकी हिस्सा मिल गया, कोई भी रिमेन मिल गया, चाहे वो उनका मिसाल के तौर पर कोई टुकड़ा मिल गया स्केलेटन का, चाहे वो उनका एक पैर का निशान भी मिल गया, तो कोई भी जानदार का टुकड़ा आज के दौर में अगर हमें मिलता है वो फॉसल कहलवाता है। और उस फॉसल की स्टडी को पेलेंटोलॉजी कहा जाएगा। प्लांट के भी फॉसल्स होंगे, एनिमल्स के भी फॉसल्स होंगे। आज के दौर के अंदर हमें जो कोयला मिलता है वो हमारे पास प्लांट फॉसल है। इसी तरह से हमें गैस वगैरह मिलती है, वो भी एनिमल का फॉसल है। अब फॉसल के पास लिखा हुआ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म का हो सकता है। एक्सटिंक्ट हम कहते हैं ऐसे जानदारों को जो आज के दौर में मौजूद नहीं है। तो ये दोनों का हो सकता है, एक्सटिंक्ट का भी हो सकता है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी फॉसल्स मिल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच है जिसे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहा जाता है।
इस इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान में इंटरेक्शन देखा जाता है, यानी कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के साथ में जुड़ा हुआ है। ऑर्गेनिज्म मिसाल के तौर पर प्लांट है, प्लांट के आसपास जो भी चीज़ें हैं वो उसका इन्वायरमेंट है। अगर हम बात करें प्लांट का ताल्लुक इन्वायरमेंट में मौजूद लिविंग चीज़ों से भी हो रहा है, नॉन लिविंग चीज़ों से भी हो रहा है। मिसाल की तौर पर प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो इन्वायरमेंट से मिल रहा है। प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो एनिमल में से मिल रहे हैं। तो जो भी उसका ताल्लुक है इन्वायरमेंट के साथ में वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। दूसरा है हमारे पास सोशियो बायोलॉजी, एक ऑर्गेनिज्म का सोशल बिहेवियर। ये चीज़ सोशियो बायोलॉजी में डिस्कस की जाती है। मिसाल इंसान है, उसका दूसरे इंसानों के साथ में सोशल बिहेवियर है। उसके अलावा मिसाल के तौर पर एंट है हमारे पास, तो एंट्स का सोशल बिहेवियर है। उसके अलावा हमारे पास हनी बीज होती हैं, उनका भी सोशल बिहेवियर है। तो वो एनिमल्स जो सोसाइटीज़ बना करके साथ में जुड़ करके रहते हैं, उनका बिहेवियर जब देखा जाता है तो वो सोशियो बायोलॉजी में देखा जाता है। एक और ब्रांच का डिस्कस किया जा रहा है जिसे पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। पैरासाइटोलॉजी क्या है? ये पैरासाइट्स की स्टडी है। पैरासाइट के बारे में जानना ये हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पैरासाइट ऐसे जानदार होते हैं जो दूसरे जानदार में रहते हैं। जिस जानदार में पैरासाइट रहते हैं उसे होस्ट कहा जाता है। तो पैरासाइट होस्ट के अंदर रहेंगे, शेल्टर वहाँ पर लेंगे, यानी वहाँ पर पनाह रहेंगे, वहाँ पर रहते रहेंगे और उसके अलावा वहाँ से फूड भी लेंगे। और दूसरा, फ़ायदा वगैरह कुछ भी नहीं पहुँचाएंगे, बल्कि वो उस होस्ट को नुकसान पहुँचाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल ले लें लाइस के हवाले से, जूं के हवाले से, जो कि सर में मौजूद होती है। वो एक तरह का पैरासाइट है। वो क्या करता है, हमारी बॉडी में भी मौजूद है, हमारे में से ब्लड भी ले रहा है, खून भी ले रहा है, फूड भी ले रहा है और बदले में हमें बीमारियां भी दे रहा है। तो पैरासाइट नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। वायरस भी पैरासाइट है, सेल में रहता है, सेल को नुकसान पहुंचाता है और वहाँ पर वो डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर। अच्छा, ये जो पैरासाइट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को एक्टो पैरासाइट कहा जाता है, जो बॉडी के बाहर रह करके नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरे एंडो पैरासाइट होते हैं, जो बॉडी के अंदर सेल के अंदर रह करके नुकसान पहुंचाते हैं। इसी से रिलेटेड एक और ब्रांच होगी जो कि है इम्यूनोलॉजी। ये हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में है। हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सेल्स भी हैं, कुछ ऑर्गन्स भी आ जाते हैं, कुछ केमिकल्स भी आ जाते हैं जो हमारी बॉडी को जरासीमों से बचाते हैं। तो हमारा वो सिस्टम जो जरासीम से बचाता है उस सिस्टम को कहते हैं इम्यून सिस्टम। और उस इम्यून सिस्टम की स्टडी को कहा जाएगा इम्यूनोलॉजी। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। एक और ब्रांच हमारे पास मौजूद है, वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम जानदारों का इस्तेमाल करते हैं, प्लांट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एनिमल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब एनिमल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, प्लांट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी सिर्फ एक वजह है कि हम इंसानों का फ़ायदा कर सकें। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो प्लांट्स ऐसी चीज़ें बना कर देंगे, ऐसे सब्सटेंसेस बना कर देंगे जो कि इंसान के लिए ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया का एक कई टाइम से इस्तेमाल किया जा रहा है। बैक्टीरिया हमें एक चीज़ बना कर देता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसे कहा जाता है इंसुलिन। तो जानदारों का इस्तेमाल ताकि वो ऐसी चीज़ें बना कर दें, ऐसे सब्सटेंस बना कर दें जिससे इंसान का फ़ायदा हो, इस ब्रांच को बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। मज़ीद एक और ब्रांच का जिक्र किया जा रहा है, वो है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंदर इंसेक्ट की स्टडी की जाती है। एक और ब्रांच है हमारे पास जिसे फार्मेकोलॉजी कहा जाता है। फार्मेकोलॉजी के अंदर हम दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि उन दवाइयों का इंसान की बॉडी के ऊपर किस तरह से असर होता है। मज़ीद लिखा हुआ आज के दौर के अंदर जो हमारे पास अहम इश्यूज़ हैं वो है ह्यूमन पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा हो जाना, बीमारियों का बढ़ना जो कि इन्फेक्शन की वजह से हो रही, जरासीमों की वजह से हो रही। उसके अलावा ड्रग्स का इस्तेमाल, एडिक्टिव ड्रग्स। ये हमारे पास जब फार्मेकोलॉजी के अंदर हम ड्रग्स को देखते हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमें आदी बना देती हैं। तो आदी बनाने वाली ड्रग्स वो सारी भी फार्मेकोलॉजी में डिस्कस होती हैं। तो वो ड्रग्स आदी बना लेती हैं, इंसान जो है उसके ज़्यादा डोजेस का इस्तेमाल करता है। और मज़ीद लिखा हुआ एक और प्रॉब्लम है, वो है पॉल्यूशन, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ये हमारे पास जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये हम लोग डिस्कस कर सकते हैं पैरासाइटोलॉजी के अंदर, या हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इम्यूनोलॉजी के अंदर। एडिटिव ड्रग्स का हम जिक्र कर सकते हैं फार्मेकोलॉजी के अंदर। और उसके अलावा पॉल्यूशन का हम डिस्कस कर सकते हैं, वो हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर डिस्कस होगा। तो ये मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं आज के दौर के अंदर, ना सिर्फ इंसानों के हवाले से बल्कि ये बाकी जानदारों के हवाले से भी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि जब एक इंसान डॉक्टर बनता है तो उसके लिए कौन सी ब्रांचेस ज़्यादा अहम रहेंगी, इम्यूनोलॉजी उसके लिए बहुत ज़्यादा अहम रहेगी, पैरासाइटोलॉजी उसके लिए अहम रहेगी। उसके अलावा फिजियोलॉजी हो गया, साइटोलॉजी हो गया, हिस्टोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया,
ये सारे ब्रांचेस जो है एक मेडिकल एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा आम है। आगे चल करके इनकी बुक्स होंगी जो कि आपने डिस्कस करने होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।